जय हिंद दोस्तों। आप अपनों के स्नेह और सहयोग के कारण मेरे चैनल का परिवार बढ़ता जा रहा है। आप प्यार और जो समर्थन दिखला रहे हैं उसी समर्थन से प्रेरित होकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उन तथ्यों को पहुंचाया जाए जो सबसे नवीनतम जानकारियों से परिपूर्ण हो। मेरा ये प्रयास है कि केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाने के बजाय वीडियो उन तथ्यों के साथ बनाई जाए जो वास्तविकता के साथ हो, संपूर्णता का बोध करवाता हो और सबसे सरल ढंग से सबसे जटिल चीज़ों को श्रेष्ठ प्रतिभाओं तक पहुंचाने में भी सफल रहता हो। आपका प्यार है और स्नेह जिसके कारण से हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चैप्टर को सबसे पहले आप तक पहुंचा पाए जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आज हम भारतीय संविधान की विधान परिषद के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस चैनल के प्रति आपका प्यार और मेरे प्रति स्नेह और बढ़ता चला जाएगा। इस विश्वास से आज लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप पूर्व से जानते हो कि किसी भी देश में सरकार के 3 अंग होते हैं। आप न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के रूप में इन तीनों अंगों का कार्य देखते होंगे। आपको इस बात की जानकारी है कि भारत में व्यवस्थाएं जो है द्विस्तरीय, एक संघीय व्यवस्था और दूसरी राज्य की व्यवस्था। संघ की व्यवस्था के अंतर्गत भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा मिलती है। आप संघ के अंतर्गत जानते होंगे कि किस प्रकार से कानून बनाने वाली जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट का जो अभिन्न अंग होता है उसे आप राष्ट्रपति कहते हैं। संघ के संदर्भ में इस चीज़ को आप जानते हैं। और जो 2 सदन होती है, एक को आप राज्यसभा और दूसरी को आप लोकसभा के नाम से जानते हैं। आपको इस बात की जानकारी है कि राज्यसभा जिसे आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और लोकसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से आप जानते हो। उसी प्रकार से क्योंकि किसी भी प्रकार की कानून जो संपूर्ण देश में लागू हो पाती है वह लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो अधिनियम के रूप में प्रभावी हो जाता है। राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत भी आपको राज्य की विधायिका होती है, जिस विधायिका को आप विधान मंडल के नाम से जानते हैं। राज्य की जो विधायिका होती है उसको आप विधान मंडल कहते हैं, लेजिस्लेचर्स आपको याद होनी चाहिए। और विधान मंडल में भी आपके राज्यपाल जो होते हैं वो अभिन्न अंग होते हैं और देश के अधिकांश राज्यों में जो विधानमंडल है वो यूनिकैमरल है, एक सदनीय। और एक सदनीय विधानमंडल में विधानसभा होती है। लेकिन जिन राज्यों में बाईकैमरल आपका लेजिस्लेचर सिस्टम काम करता है वहाँ दूसरी सदन भी होती है जिसको विधान परिषद कहते हैं। आप विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। आज विधान परिषद पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा क्योंकि विधान परिषद से संबंधित सभी तथ्यों को याद रखना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारत के मात्र 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां की लेजिस्लेचर जो है वह 2 सदनीय है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम काम करता है, 2 सदन की व्यवस्था आप देख पाते हो। तो हम लोग जिन जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था वर्तमान में देखने को मिलती है उन राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान में मात्र 5 राज्य हैं
तेलंगाना की बात करते हैं, दूसरी आप बिहार, तीसरी उत्तर प्रदेश, यूपी, चौथा जो राज्य है आपका कर्नाटक और पांचवा महाराष्ट्र। इस बात को आपको याद रखना होगा कि एट प्रेजेंट भारत के 5 ही राज्य में विधान परिषद देखने को मिलती है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है राज्य की विधायिका की। तेलंगाना में कुल सदस्यों की संख्या 40 है, बिहार में कुल सदस्यों की संख्या 75 है, उत्तर प्रदेश में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, कर्नाटक में कुल मेंबर की संख्या 75 है और महाराष्ट्र में कुल मेंबर की संख्या 78 होती है। इस फैक्ट को याद रखिए। आप जान चुके होंगे कि कुछ दिन पूर्व तक 2020 तक आप देखोगे कि दिसंबर 2020 के बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 2020 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी और विधान परिषद केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त भी हो गई, सदन में प्रस्ताव भी पारित हो जाते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली सूचना नहीं आई है। लेकिन आंध्र प्रदेश में विधान परिषद पूर्व में था। आपको याद होगा कि हम लोग अक्सर कुछ दिन पूर्व तक भारत के 6 राज्यों का नाम जानते थे, 7 राज्यों का नाम जानते थे। मेनली आप आंध्र प्रदेश का भी नाम जानते थे और साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी नाम जानते थे, जहाँ पे विधान परिषद था। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट का दर्जा समाप्त करके उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया जाता, 30 अक्टूबर 2019 से पूर्णतः यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहा है, तो वहाँ विधान परिषद समाप्त हो गई। और दूसरी जो आंध्र प्रदेश है, जगनमोहन रेड्डी साहब ने आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। उन्होंने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करवाया था कि अब हमारे राज्य में विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका ये कहना था कि प्रत्येक वर्ष इस विधानसभा पे 60 करोड़ रुपए का बिला वजह खर्च आता है और 5 साल में लगभग 300 करोड़ रुपए जो अतिरिक्त खर्च हो रही है और इस सदन की कोई उपयोगिता नज़र नहीं आ रहा है। इस कारण से उन्होंने विधान परिषद की अनुशंसा की थी, समाप्ति की, और वो अनुशंसा पूर्णतः सफल रही। ऑफिशियली सूचना आने के बाद किस डेट को ये भी याद रख पाएंगे। यहाँ देखने वाली बात है कि आंध्र प्रदेश को ऐसा क्या सिचुएशन उत्पन्न हो गई जिसके कारण से आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त करने की अनुशंसा जगनमोहन रेड्डी साहब को करना पड़ा। आप जानते हैं कि भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां एक मुख्यमंत्री के साथ 5 उप मुख्यमंत्री भी देखने को मिलते हैं। एक मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री। जगनमोहन रेड्डी जी की अपनी राजनीतिक कार्यशैली है और जिसके अंतर्गत वो कई ऐसी व्यवस्थाओं को आरोपित करते हैं जो पूर्व से किसी ने नहीं देखा। उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाया। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कार्यकारी राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम का चयन किया और आप देखोगे कि जो विधायी राजधानी है उसके रूप में उन्होंने अमरावती की बात की और जो न्यायिक राजधानी के रूप में उन्होंने कर्नूल को चुना। आप सोचो कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने का प्रयास जगनमोहन रेड्डी के द्वारा की जा रही है, अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। ये अच्छी बात भी है। हमारा भी मानना है कि अगर एक राज्य में एक से ज़्यादा राजधानियां हो, 2 अगर हो तो 2 विकसित क्षेत्र हो जाएंगे, क्योंकि प्रशासन की नज़र रहेगी और उस क्षेत्र का पूर्णतः विकास देखा जाएगा। तो कहा जाता है कि जब आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी बनाने का प्रयास जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा की जा रही थी, तो विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद विधान परिषद में उस प्रस्ताव को रोक दी गई। विधान परिषद के सदस्यों ने उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया।
जिससे नाराज होकर के जगनमोहन रेड्डी साहब ने विधान परिषद को समाप्त करने की ही ठान ली। और जैसा कि आपको हम बतलाएंगे कि आर्टिकल 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन या किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति के संबंध में सभी प्रावधानों का उल्लेख है। उसी अनुच्छेद के अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम अपने राज्य के विधानसभा में विधान परिषद को समाप्त करने की प्रस्ताव को पारित करवाया और केंद्र में भेज करके अनुरोध किया कि हम विधान परिषद नहीं चाहते। और जैसा कि जानते होंगे आप कि लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से भी उसको पारित करवाना होता है और राष्ट्रपति के अंतिम सिग्नेचर के उपरांत किसी राज्य का या तो गठन संभव हो पाती या किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता। आप लोग नज़र रखो, काफ़ी मज़ेदार है। अगर ध्यान देंगे तो जितने फैक्ट आपको इधर नज़र आ जाएंगे वो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बनती है। अब दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हम बतलाना चाहेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं विधान परिषद से संबंधित। याद कीजिए, आपको याद होगा कि जो राज्य की विधायिका के संदर्भ में यानी विधानमंडल के संदर्भ में भारत के संविधान यानी राज्य की विधानमंडल के संदर्भ में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। विधानमंडल की जब बात होती है तो आपको याद रखना होगा कि विधानमंडल में राज्यपाल जो होते हैं वो विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। राज्यपाल के बाद आपने देखा ही कि किस प्रकार से राज्यसभा की बात की राज्यसभा कह रहा हमने कहा किस प्रकार से विधान परिषद और किस प्रकार से विधानसभा की चर्चा मिलती है। यहाँ कुछ फैक्ट याद रखिए। राज्यपाल के संदर्भ में आपके संविधान में 153 में उल्लेख है। विधान परिषद के संदर्भ में आप देखोगे कि गठन और इसके औचित्य को समाप्त करने के संदर्भ में अनुच्छेद 169 में उल्लेख मिलता है, आप देखोगे। और साथ साथ 171 में भी आपके विधान परिषद के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखेंगे आप। विधानसभा का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 170 में देखने को मिलती है। और विधानमंडल की संदर्भ में कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होती है जिसके राज्य का विधायिका कहते हैं। तो विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के अंतर्गत होती है। विधानमंडल में भारत के अधिकांश राज्य हैं जहां एकमात्र सदन है विधानसभा, लेकिन भारत के आप 5 राज्यों को अभी हमने बतलाया आपको जहां पे विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के संदर्भ में आपको अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171 काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 169 आपको विधान परिषद के गठन या समाप्ति के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बतलाता है और अनुच्छेद 171 जो होते वो विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में आपको जानकारी दे पाता है। याद रखिए आप, और सब ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। अब बात हो रही है आज विधान परिषद से ही केवल, अभी तक आप जान चुके हैं कि वर्तमान में 5 स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद है, जहां द्विसदनीय व्यवस्था कार्य कर रही है। आप ये देखो कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान अभी पश्चिम बंगाल में आई है। अभी उधर ममता बनर्जी की सरकार आती है तो ममता बनर्जी की सरकार ने ये घोषणा की है कि हमारे राज्य में भी
विधानमंडल 2 सदनीय होगी, हमें भी चाहिए विधान परिषद, और आने वाले दिनों में वो अपने यहाँ विधान परिषद का प्रस्ताव पारित करवा के केंद्र के पास ये भेजने जा रही है। उड़ीसा आप देखोगे, उड़ीसा है, वहाँ लगभग विधान परिषद का गठन हो चुका है, अधिसूचना जारी होनी बाकी है। असम में भी आपके, तो मुख्यतः उस उड़ीसा को देखोगे कि आने वाले दिनों में कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, और हमें याद रखना होगा कि उड़ीसा में विधान परिषद कब और किस तिथि को गठित हुई। पश्चिम बंगाल में प्रस्ताव आ चुका है, तो यहाँ पर समझने के लिए हम लोग पश्चिम बंगाल की चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि वेस्ट बंगाल की ममता सरकार ने ये घोषणा की कि हमें भी चाहिए विधान परिषद। तो विधान परिषद के अस्तित्व से 2 सवाल उभर के आती है कि इस विधान परिषद का फायदा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि विधान परिषद विधानमंडल में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उस पर अंकुश लगाता है, यानी विधानमंडल में पारित होने वाली उन विधेयकों पर ये अंकुश लगाने में कामयाब होता है जिसकी उपयोगिता लोक कल्याणकारी राज्य के लिए शायद कम हो पाए। तो आप देखोगे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये तो आपको पॉलिटिकल बैकडोर का काम कर रहा है। जो लीडर्स आपके चुनाव में हार जा रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टियां जो है विधान परिषद में उन्हें भेज दे रही है। तो विधान परिषद में आपको जो सदस्य होते हैं वो कई प्रक्रियाओं के माध्यम से जाते हैं, जिसमें आप देखोगे कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो हमारा कहना है कि विधान परिषद के अस्तित्व पर जानकारी हम लोग इस प्रकार से ले पाएंगे, क्योंकि विधान परिषद का गठन से संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में मिलती है। गठन किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में ये प्रावधान आया है, बनर्जी ने कहा है, ममता बनर्जी जी ने, कि हमें भी चाहिए आपके विधान परिषद। तो विधान परिषद के गठन के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं कि विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव तो सर्वप्रथम विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से और विधानसभा में मतदान के दौरान उपस्थित होने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव, और उस पारित प्रस्ताव को केंद्र भेजा जाना, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना, और तदुपरांत राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किए जाने के उपरांत ही किसी राज्य में विधान परिषद का या तो गठन किया जा सकता है या पूर्व से गठित विधान परिषद को समाप्त की जा सकती है। यानी किसी राज्य के विधान परिषद के गठन या समाप्ति के लिए आर्टिकल 169 रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखोगे, हम कह रहे हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, वेस्ट बंगाल में विधान परिषद का गठन करना है, क्योंकि बनर्जी जी ने कहा, आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 294 है। अब 294 सदस्यों का बहुमत, तो आपको मालूम है बहुमत किसको कहते हैं? तो आधे से ज्यादा सदस्यों को जिस विधेयक पे समर्थन मिलता है या जिस प्रस्ताव को समर्थित की जाती है, समर्थन दिया जाता है, उसे हम लोग बहुमत कहते हैं। तो 294 सदस्यों की बात जब कह रहे हैं तो इसका अर्थ हो जा रहा है, आप देखोगे कि लगभग 147 यानी 148 वेस्ट बंगाल में विधान परिषद का गठन तभी संभव हो पाएगा जब अनुच्छेद 169 के अंतर्गत वहां के विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत यानी 148 चाहिए, और जब विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाए तो मतदान के दौरान कुल उपस्थित सदस्य संख्या का
2/3। अब मान लेते हैं कि बंगाल विधानसभा में, कलकत्ता विधानसभा में मतदान के दौरान 240 सदस्य उपस्थित रहे, तो 240 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो 2/3, यानी आपको याद होना चाहिए कि 80 और 80 गुना 2, यानी 160 सदस्यों का समर्थन जरूर मिलना चाहिए। आप इस चीज को देखेंगे, यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार अगर ये घोषित करती है कि हमें विधान परिषद चाहिए, तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सरकार को पहले तो कुल सदस्यों का बहुमत 148, साथ साथ जब मतदान चल रही हो तो मतदान के दौरान कुल उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो मान लेते हैं मतदान के दौरान 240 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो कम से कम 160 सदस्यों का मतदान के दौरान समर्थन मिलना चाहिए। अब अगर किसी कारण से मतदान के दौरान 210 सदस्य उपस्थित हो पा रहे हैं, तब आप सोचो कि 210 अगर हो रहे हैं, तब तो ऐसी परिस्थिति में मात्र 140 सदस्यों ने ही प्रस्ताव का समर्थन किया, तब संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि 148 सदस्यों से कम सदस्य संख्या समर्थन में नजर आ रहे हैं। इस कारण से वो प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा। और ममता जी की जो ये प्रयास है कि कलकत्ता विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी निर्मित हो पाए, यह उनके समर्थन उनके ही मेंबर्स के द्वारा न दिए जाने के कारण, क्योंकि जितने मेंबर होते हैं 294 में कम से कम 148 तो मिनिमम है जिनकी समर्थन मिलनी चाहिए, और उपस्थित होने वाले सदस्य भी इतने होने चाहिए कि जो 148 से ज्यादा हो। अगर 200 मेंबर मतदान के दौरान उपस्थित होकर के वोटिंग कर रहे हैं, तो उस कारण से 148 से भी कम मेंबर समर्थन कर रहे हैं, तो ये प्रस्ताव पहले ही गिर जाएगी और किसी भी परिस्थिति में यह विधान परिषद का गठन का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये टेक्निकल चीज है जिसको आपको और हमको याद रखना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाती है, तब आप बतलाने में कामयाब होंगे कि अनुच्छेद 169 के तहत जिस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है, उस राज्य की सरकार के द्वारा कुल बहुमत का यानी कि पहले तो बहुमत चाहिए और उपस्थित लोगों का 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। उसके बाद ये केंद्र में ये प्रस्ताव जाती है। अब आप देखो, हमने ये मान ली कि वेस्ट बंगाल में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो गया। विधानसभा से जब प्रस्ताव पारित होगा तो केंद्र के पास भेजी जाएगी। अब केंद्र उस पर अनुमोदन करके उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के लिए भेजेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। साधारण बहुमत का ये अर्थ होता है कि लोकसभा में अगर कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 है और किसी कारण से मात्र 100 सदस्य उपस्थित हो रहे हैं सदन में, तो 51 सदस्य भी अगर समर्थन दे दे रहे हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगी। कमाल की इशू है यहाँ पे। 545 सदस्यों का लोकसभा होता है, लेकिन किसी कारण से मात्र 200 ही मेंबर अगर लोकसभा में उपस्थित हैं, तो उन 200 लोगों का बहुमत चाहिए होती है उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए। यानी यहाँ साधारण बहुमत का औचित्य इस तरीके से आप देख सकते हैं। राज्यसभा में भी यही स्थिति होती है। वहाँ किसी प्रकार की आपके बहुमत के लिए कोई आंकड़े का निर्धारण नहीं है, दोनों जगह से पारित हो जाएगी और पारित होने के बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर कर देने के बाद
आपके राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अब दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है याद रखने के लिए। विधान परिषद आपका हो चुका है अनुच्छेद 169 के तहत। अब अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। संरचना के अंतर्गत क्या देखने को मिलती है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो किसी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप अगर बिहार की ही बात करते हैं तो बिहार में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 243, और अगर उसको 1/3 की बात की जाए तो आप देखेंगे कि लगभग 81 मेंबर अधिकतम हो सकते हैं। लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 243। अगर बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है तो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि 81 से ज़्यादा बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी, यह अधिकतम हो सकती है। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि वो कितनी संख्या को निश्चित करे, और इस कारण से बिहार ने 75 सदस्य संख्या को निश्चित किया है, यानी कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। आप 171 अनुच्छेद के अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि किसी राज्य में न्यूनतम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकता। लेकिन यह भी अपवाद देखा जा रहा था कहाँ, तो ये अपवाद आपको देखने को मिल रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे मात्र 36 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी। लेकिन जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी के रूप में कार्य कर रहा है तो वहाँ विधान परिषद समाप्त हो चुकी है। इस कारण से इस चीज़ की चर्चा अब बेमानी से हो गई है। लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि अनुच्छेद 171 के अंतर्गत किसी भी विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। वर्तमान में 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, और उन सभी राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आपने याद रखा है। पहला हमने बोला आपसे उत्तर प्रदेश 100, बिहार 75, कर्नाटक 75, आपका जो महाराष्ट्र है वहाँ 78, और तेलंगाना जहाँ 40 है। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि कर्नाटक और बिहार दोनों के राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या समान है। किसी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था कि वे दो राज्य कौन से हैं जहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या इक्वल है, तो वो बिहार है। आपको बिहार और कर्नाटक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विधान परिषद में सदस्य चुने कैसे जाते हैं। तो याद रखना है कि विधान परिषद में सदस्य जो चुने जाते हैं वो 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से, यानी कि 5 स्तर पे विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है, भेजा जाता है। वो निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं। आप कैसे, तो इस चीज़ को याद रखिए कि 1/12 हिस्सा किनके, तो कहते हैं कि विधान परिषद में वे जो 3 साल पहले स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं, यानी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र इसको कहा जाता है। स्नातक निर्वाचन यानी 3 साल पूर्व किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले लोगों के मत से चुने गए प्रतिनिधि। यानी बिहार में अगर 75 सीट है तो उसका 12वां हिस्सा लगभग 6, अगर मान लेते हैं कि बिहार में अगर 38 जिले हैं तो उस 38 जिलों में 6 विधान परिषद के सदस्य ऐसे चुनकर भेजे जाते हैं उन 38 जिलों से जो स्नातक के उत्तीर्ण लोगों के वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। तो ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी 1/12 ऐसे शिक्षकों के द्वारा, इसको कहते हैं शिक्षक निर्वाचन,
यानी कि शिक्षकों के विधान परिषद में प्रतिनिधि होते हैं, ये भी लगभग 6 होते हैं। और जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 3 वर्ष तक हायर सेकेंडरी या उससे उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष सेवा दी है, उनके मत से वह 1/12वां हिस्सा यानी कि लगभग 6 लोग विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं इनके वोट से। इसीलिए शिक्षकों के द्वारा वोट करते हुए आपने देखा होगा। तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद आपको याद होनी चाहिए 1/6 यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो किन किन क्षेत्रों से किए जाएंगे? यहाँ पे कला, विज्ञान, साहित्य। तो आप लोग देख चुके हो कि किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन होता है। 5 प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देखा कि किस प्रकार से कुल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का 1/12वां हिस्सा जो होता है वो स्नातक जो 3 साल पूर्व में कर चुके हैं उनके मतों के द्वारा विधान परिषद के सदस्य को चुना जाता है। दूसरी आपने देखा कि किस प्रकार से 1/12वां हिस्सा जो होगा वह उन शिक्षकों के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं जिन शिक्षकों को कम से कम 3 साल तक किसी हायर सेकेंडरी या उससे उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का गौरव हासिल हो, उनके मतों के द्वारा। तीसरा हमने आपको ये बोला कि 1/6 यानी विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा राज्यपाल मनोनीत करते हैं। किनको मनोनीत करते हैं? तो जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से संबंधित हो। सहकारी आंदोलन एक विशिष्ट शब्द आता है, इसको हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट्स भी कहते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का अर्थ होता है कि निर्बल लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा विशेष प्रयास किया गया हो तो उनको, उनके संस्थापक को भी आपके विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन पूछी गई क्वेश्चन है कि राज्यसभा और विधान परिषद में मूलभूत अंतर क्या है, तो वहाँ पे सहकारी आंदोलन से संबंधित तथ्य की चर्चा की जा रही थी। चौथा पॉइंट है कि 1/3 यानी कुल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का 1/3 हिस्सा जो होती है किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कुल विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा वोट के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। और अंतिम जो है कुल विधान परिषद का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा स्थानीय निकाय, जिला बोर्ड, नगर पालिका के मेंबर्स के वोटिंग्स के द्वारा भेजे जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको याद रखना ही पड़ेगा। आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो विधान परिषद के चुनाव, विधान परिषद के मेंबर्स का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय मत और अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति जिसको कहा जाता है उसके माध्यम से होती है। 5 आपकी प्रक्रियाएं होती है। कुल मेंबर्स का 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12 यानी ये 5 है जिनको याद रखना है। राज्यपाल कुल मेंबर्स का 1/6 हिस्सा जो होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के अति विशिष्ट लोगों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। इस चीज़ को याद रखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम आपसे बात करना चाहते हैं वह ये है कि विधान परिषद के मेंबर्स बनने के लिए योग्यता क्या है। तो विधान परिषद का मेंबर्स बनने के लिए आपको उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए।
मानसिक एवं आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर चुका हो या कोई मानसिक अवसाद से ग्रसित व्यक्ति हो तो उसे सदस्य नहीं बनना है, उसको सदस्य के लिए खड़ा ही नहीं होना है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि जो व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है उसका नाम उस क्षेत्र के निर्वाचन सूची में अवश्य होनी चाहिए। इस बात का भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग उम्र सीमा तय की गई है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की बात की जाती है। आपने देखा है कि लोकसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए उम्र 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। आपने ये भी सुना है कि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो न्यूनतम 30 वर्ष मानसिक एवं आर्थिक रूप से दिवालिया न घोषित हो, आप देखेंगे। साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप सदस्य बनने के इच्छुक है उस निर्वाचन क्षेत्र में आपकी नाम जरूर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि विधान परिषद के अधिकार क्या है, विधान परिषद के दायित्व क्या क्या है। पहली महत्वपूर्ण बात है कि साधारण विधेयक आपके पेश किए जाते हैं। विधेयक, साधारण विधेयक जो होते हैं वो आपको पेश किए जाते हैं विधान परिषद में, और साधारण विधेयक को अधिकतम पहली बार में 3 महीने के लिए विधान परिषद रोक सकता है, और फिर जब वो सुझाव के लिए वापस विधानसभा को भेजता है और विधानसभा संशोधित करके या बिना संशोधन के ही जब प्रस्ताव को पुनः विधान परिषद के पास वापस कर देता, तो ऐसी परिस्थिति में विधान परिषद पुनः 1 महीने के लिए और किसी प्रस्ताव को अपने सदन में रोक सकता है। इस प्रकार से साधारण विधेयक पर विधान परिषद को अधिकतम 4 महीने तक किसी भी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार है। ये इस बात को याद होनी चाहिए कि विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक अपने यहाँ रोक सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वित्त विधेयक कभी भी आपकी नहीं पेश होती है विधान परिषद में। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि केंद्र में लोकसभा में ही आपको पेश होता है, वो धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो। उसी प्रकार से राज्य में भी आपके विधान परिषद में वित्त विधेयक को कभी पेश होते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, वित्त विधेयक या धन विधेयक हमेशा आपको विधानसभा में पेश की जाती है, और विधानसभा में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विधान परिषद के पास भेजा जाता है, और विधान परिषद अगर उस प्रस्ताव में कुछ असंगतियां नजर आती है तो वो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। यानी आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वित्त विधेयक संबंधी प्रस्ताव को विधान परिषद अपने यहाँ अधिकतम कितनी दिनों तक रोक सकते हैं, तो वो है आपके 14 दिन। तो इस दोनों चीज़ों को भी याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब थोड़ा राज्यसभा और विधानसभा के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद, हम क्यों राज्यसभा और विधान परिषद की तुलनात्मक अध्ययन करने पे जोर दे रहे हैं, इसके पीछे कारण है, हम आपको बतला चुके हैं कि जो विधायिका है वो 2 स्तरीय होती है। एक संघीय विधायिका होती है जिसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, और एक राज्य की विधायिका होती है जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं। हमने आपको पूर्व में बोला कि केंद्र में जो विधायिका होती है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, और राज्य में जो विधायिका होती है अधिकतम राज्यों में केवल राज्यपाल और विधानसभा का उल्लेख मिलता है। लेकिन भारत के 5 राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जहाँ पे आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद का भी उल्लेख मिलता है। तो जो केंद्र में राज्यसभा है, तो राज्यसभा के आपको याद होना चाहिए कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यानी सोच लीजिए कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो देश के उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन ये आपका ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि विधान परिषद का जो सभापति होते हैं, आपको याद होना चाहिए, वह आपके विधान परिषद के ही मेंबर होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि विधानसभा और विधान परिषद के कार्यों में थोड़ा सा अंतर याद करने की कोशिश करेंगे। तो विधानसभा के मेंबर को राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देने का अधिकार है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को किसी भी प्रकार से आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि विधान परिषद का अस्तित्व जो होता है वो विधानसभा पर टिकी हुई रहती है, यानी जब चाहेंगे तो विधानसभा के माध्यम से विधान परिषद के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। हाँ, यहाँ आपको याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी आपके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि विधान परिषद जो है वो एक अस्थाई सदन होता है। कैसी सदन होती है? तो एक अस्थाई सदन होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। लेकिन यहाँ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो बदल जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक 2 वर्ष पे विधान परिषद में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष पे कुल कितने सदस्यों की चुनाव होती है। तो आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक 2 वर्षों पे विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों की चुनाव होती है। अब हम विधान परिषद को ओवरऑल एक बार समरी के तौर पे आपको याद करवाना चाहेंगे। हमने क्या क्या बोला? हमने बोला कि राज्य की विधायिका में राज्यपाल और 2 सदन की व्यवस्था होती है। 2 सदन जो होती है वो कंपलसरी नहीं है। यह राज्य तय कर सकता है कि क्या हमारे राज्य में दूसरी सदन विधान परिषद की आवश्यकता है या नहीं। जिन राज्यों में विधान परिषद होगी, आज भारत में मात्र 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। वे राज्य हैं तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। आने वाले दिनों में आप उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, असम में आप विधान परिषद को गठित होते हुए देख सकते हैं। हमने आपको ये भी बतलाया कि कुछ दिन पूर्व तक आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद थी, लेकिन वहाँ विधान परिषद इसलिए समाप्त कर दी गई क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में तो पारित करवा दिया, लेकिन विधान परिषद में जब वो निरस्त हो गई तो उन्होंने ये माना कि विधान परिषद का औचित्य ही नहीं रहना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने विधान परिषद को समाप्त करने की अनुशंसा की। आपको ये बतला चुके हैं हम कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कुल विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है। आप किसी भी राज्य में अधिकतम सदस्यों की संख्या, लेकिन न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो 40 निश्चित है। अब भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां विधान परिषद हो लेकिन वहां सदस्यों की संख्या 40 से कम हो, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर था जहां 36 थे लेकिन अब समाप्त हो गए। यहाँ 2 चीज़ों को याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्यों को 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से चुना जाता है और आपने ये भी देखा है कि 1/3 सदस्य जो होंगे वह विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य जो होंगे वो स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य जो होंगे वो स्नातक उत्तीर्ण लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, 1/12वां हिस्सा जो होगा वो आप देखोगे कि किस प्रकार से शिक्षक जो हायर सेकेंडरी स्कूल में रह चुकी है उच्चतर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में उनके द्वारा, और 1/6 हिस्सा यानी 1/6 जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति को भी राज्यसभा में मनोनयन का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन या समाप्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद रखिए, विभिन्न आप तथ्यों को याद रखिए। सबसे नवीनतम वीडियो है और थोड़ी परेशानियों के कारण थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको चीज़ें याद रह पाए, इसीलिए एक चीज़ को कभी 2 बार भी रिपीट किया जाता है। लेकिन आपका प्यार और समर्थन अगर लगातार मिलता चला गया
तो आपके पास हम उस वीडियो को पहुंचा पाएंगे जो आने वाले दिनों में आपके 67 पीसीएस हो, बीपीएससी हो या कोई भी अन्य एग्जामिनेशन हो, आपको सकारात्मक परिणाम देगा। आप जम करके पसंद कीजिए। नहीं, आपको अगर ये महसूस होता है कि नहीं मैनेजर सर की प्रयास जो है उसमें कहीं कमजोरी है, कोई कमी है, तो आप निगेटिव कमेंट करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।